बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच का सफ़र, मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बरए सेहत डॉक्टर हमद नौशीन साहबा। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि 26 फरवरी को पहला केस जो है वो आया था मंजर आम पर। उसके बाद आज तक हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उनके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 26 फरवरी को तो पहला केस आया था, मगर चाइना में जो है वो तकरीबन 15 जनवरी को जब ये रिपोर्ट हुआ था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसी दिन से जो है वो अपना एक एक्शन प्लान जो है उसको शेप देनी शुरू कर दी थी। और उसके लिए सबसे पहले कोरोना वायरस के ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जिसने 15 जनवरी के बाद से सिचुएशन को असेस वो डेली बेसिस के ऊपर करती थी कि चाइना में क्या पैटर्न जा रहा है, किस तरीके से इसका स्प्रेड दुनिया में हो रहा है। और उसके लिए जो थे वो उन्होंने इकदाम लिए थे चाइना से। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक भी केस जो है वो हमारा चाइना से नहीं आया था। अनफॉर्चुनेटली फरवरी के महीने में जब ईरान ने हमारे बहुत सारे जायरीन को जो है वो जबरदस्ती मुल्क से एकदम से विदाउट एनी नोटिस जब उनको निकाला और बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिया, तो उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जाहिर है अपने शहरी थे उनको वापस लेना था। और उस वक्त जो अरेंजमेंट्स वहां पे ताफ्तान के बॉर्डर पर हुई वो मैं समझती हूँ कि उतनी तसल्ली बख्श नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। मगर बहरहाल फिर उस तरीके से ये वायरस जो है ये पाकिस्तान में कुछ सऊदी अरेबिया से आया, कुछ वहां से आया, और इस तरह ये पाकिस्तान में आ गया। मगर हुकूमत जो है वो 15 जनवरी से ही अलर्ट थी और वो डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग्स होती थी और उसके अंदर जो है वो आइंदा का लाएमल डिस्कस होता था। हुकूमत की पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम लोग टेस्टिंग किट्स जो हैं जो जिससे डायग्नोसिस होता है इस टेस्ट का उसको हम इंपोर्ट करें और जल्द से जल्द करें, क्योंकि ये वायरस पहली दफ़ा दुनिया में डायग्नोज हुआ था और इसके लिए कोई भी टेस्टिंग किट्स जो थी वो शुरू में अवेलेबल नहीं थी। और जो थोड़ी बहुत थी वो चाइना के अंदर थी और चाइना उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद फिर एक दो ममालिक ने और ये टेस्टिंग किट्स जो हैं, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगना था क्योंकि पहली दफ़ा ये वायरस दुनिया में आया था, तो पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ये थी कि हम जल्द से जल्द जो एक वाफिर मिकदार में जो है वो डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं वो हम अवेल कर लें। और वो फिर आपने देखा है कि जिस तरह बतदरीज जो है वो डायग्नोस्टिक किट्स जो है उसकी तादाद में इजाफा होता गया और आज तकरीबन 10,000 टेस्ट जो हैं वो डेली हो रहे हैं। और हमारे पास अब ये कैपेसिटी है कि हम इंशाल्लाह ताला 20 से 25,000 टेस्ट जो हैं वो रोजाना कर सकें। इसके अलावा दूसरी जो इंतजाम गवर्नमेंट ने किया था कि फौरी तौर पे कुछ हॉस्पिटल्स को मार्क कर दिया गया था कि जी वहां पर आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो तैयार किए गए थे। और शुरू में ये वार्ड्स जो हैं ये उन शहरों में किए गए थे जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही थी। उन शहरों के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं उनका क्याम अमल में ले आया गया था। उसके अलावा जाहिर सी बात है कि जो बाहर से आ रहे थे उनके लिए क्वारंटीन का बंदोबस्त करना था, तो वो भी आपने देखा है कि बड़ी तादाद में जो है वो क्वारंटीन जो है वो इस्टेब्लिश की गई तकरीबन तमाम बड़े शहरों के अंदर और तमाम सूबों के अंदर जो है क्वारंटीन जो हैं वो इस्टेब्लिश कर दी गई थी। अगला मरला गवर्नमेंट के लिए जो था वो ये था कि जो प्रोटेक्टिव गियर है जो कि डॉक्टर्स को प्रोवाइड करना है, जिसके साथ उन्होंने जाके हॉस्पिटल्स में मरीजों को देखना है, तो उस प्रोटेक्टिव गियर की प्रोक्योरमेंट जो थी वो एक बहुत ज़रूरी मामला था जिसके ऊपर हुकूमत ने बहुत तेजी से काम किया और एनडीएमए के जिम्मेदारी दी गई। और एनडीएमए ने बहुत अब माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि वाफिर मिकदार में ना सिर्फ बाहर से पीपीज जो हैं वो मंगवा ली हैं, बल्कि अब पाकिस्तान की अपनी कैपेसिटी भी मीनवाइल हमने डेवलप कर ली है कि अब हम इनको लोकली तौर के ऊपर भी तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर N95 मास्क भी हैं और हमारे ये जो प्रोटेक्टिव ड्रेसेस होते हैं जो कि डॉक्टर्स को जो कि खास तौर पे आईसीयू में कोरोना वायरस पेशेंट्स को डील करते हैं। मैडम, ये आपने कहा कि शुरू में तफ्तान में कुछ खातर खा इंतजाम नहीं हो सके, इसकी क्या वजह थी? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने कोई तैयारी नहीं की हुई थी तफ्तान के लिए? नहीं जी, तैयारी तो मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी जो पेंडेमिक है और इतनी बड़ी तादाद में जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो हैं वो दुनिया का कोई डेवलप्ड नेशन भी आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका हो, बरतानिया हो, कि कोई भी यूरोप के ममालिक हो, स्पेन हो, इटली हो, सारे के सारे जो हैं वो इस पेंडेमिक के आगे जो हैं वो बिल्कुल मतलब उन सब के घुटने टेके गए हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने तो फिर एक बड़ी उसको कंट्रोल्ड तरीके से किया। ताफ्तान से केसेस जरूर आए हैं, वहां पर इंतजामात भी थे, मगर उतने तसल्ली बख्श नहीं थे जितने होने चाहिए। और उसकी वजह यह है कि ये जाहिर है पहली दफा ये चीज आई थी
और इसके लिए हमारी कोई भी मुल्क, पाकिस्तान क्या कोई भी डेवलप्ड कंट्री भी इसके लिए उस तरीके से तैयार नहीं था, जैसा कि मतलब है कि इसको इसको रोकने के लिए जिस चीज की जरूरत थी। मगर उसके बाद फिर उन कमजोरियों पे काबू पा लिया गया था, और फिर आपने देखा कि किस तरह से तमाम सूबों में, चाहे वो मुल्तान हो पंजाब के लिए, सखर हो सिंध के लिए, इसी तरह केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में, तमाम जगहों पे फिर इन जायरीन के लिए जो है वो सेपरेट क्वारंटीन बना के इनको वहां शिफ्ट किया गया, और तमाम जायरीन को फिर वहां रखा जाता था उस वक्त तक जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता था और वो क्लियर नहीं हो जाते थे। तो बाद में ये सारी चीजें कवर कर ली गई थी जी। मैडम, डॉक्टर जो हैं वो हिफाजती किटों के हवाले से बहुत मुतालबात करते रहे हैं कि हमें हिफाजती किट नहीं मिल रही। अब हिफाजती किटों के हवाले से क्या सूरत हाल है? हुकूमत ने कितनी किट्स जो हैं वो मंगवाई हैं और डॉक्टर्स को दे दी हैं? इस हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को आप बता दें। जी, देखिए, हिफाजती किट्स का शुरू में मसला जरूर आया, क्योंकि एक तो ये जो स्पेशल मास्क होते हैं N95, पाकिस्तान को उनको बनाने की कैपेसिटी नहीं थी। मगर अब वक्त के साथ साथ जो है ये N95 मास्क, जैसे कि बताया कि अब 4 मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में भी ये बनने शुरू हो गए हैं। इसी तरह बाकी चीजें भी जो थी, जो प्रोटेक्टिव ड्रेसेस थे, वो भी अब बहुत वाफिर मिकदार में बाहर से भी हमें मिल गए हैं, मगर अब पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो शुरू में जरूर हमें थोड़ा सा इस बारे में इशू आया था, मगर तब केसेस भी इतने नहीं थे और आईसीयूज वगैरह में इतना रश नहीं था। पर अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो उसके साथ साथ अब हमारे पास इन प्रोटेक्टिव गियर्स की जो है, ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, जिसके अंदर ये ड्रेसेस भी होते हैं, फेस शील्ड्स भी होती हैं, आईज के लिए प्रोटेक्टिव गोगल्स भी होते हैं, और उसके अलावा ये ग्लव्स हो गए और सैनिटाइजर्स वगैरह, अब इसकी किसी किस्म की भी कोई कमी किसी हॉस्पिटल में नहीं है। और ये एनडीए जो है ये तमाम सूबों को उनकी पॉपुलेशन, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो बिला तफरीक तमाम सूबों को जो है वो मुहैया कर रहा है। मैडम, डॉक्टर जो हैं वो मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं, चाहे वो सिंध के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे केपी के हों, चाहे यहाँ इस्लामाबाद के हों, वो मुसलसल ये मुतालबा करते जा रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए, लॉकडाउन किया जाए और सख्त लॉकडाउन किया जाए। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो उस तरह का लॉकडाउन करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखें, इसकी वजह तो मैं समझती हूँ कि बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो लॉकडाउन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर हम तो पूरे मुल्क को बंद कर दें और हर चीज रुक जाए, आपकी फूड सप्लाई चेन्स जो हैं वो अगर रुक जाती हैं, आपके लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो गुर्बत का मसला है, और लोगों के पास जो है वो खाना पीना नहीं मौजूद है। और अगर हम मईशत का पहिया टोटली रोक देंगे, तो ना सिर्फ ये कि वो लोग सारे जो हैं जिनके पास कोई जरिया माश, इस वक्त अगर हम टोटल लॉकडाउन करते हैं तो जरिया माश टोटली खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो अनरेस्ट इस मुल्क में क्रिएट होगा और भूख के हाथों जो लोग बाहर निकलेंगे। अभी आप ये देख लें कि मैं समझती हूँ कि जो हुकूमत ने स्ट्रेटजी दी है, ये जो पार्शियल लॉकडाउन की थी, जिसके अंदर तमाम स्कूल्स बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, शादी हॉल्स बंद हैं, पब्लिक गैदरिंग्स बंद हैं, और लोगों से ये बार बार दरखास्त की जा रही है कि वो बिला जरूरत जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकले। तो आपके सामने ही है कि हमारी कौम कितना कोऑपरेट कर रही है। वो इस लॉकडाउन को, अगर मैं समझती हूँ कि अगर जो हुकूमत ने जो लॉकडाउन के मेजर्स बताए हैं, अगर उसके मुताबिक अगर ये लोग चलते, तो हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बगैर ही हम इस वबा के ऊपर काबू पा सकते थे। मगर इसके लिए बहुत जरूरी था कि अवाम हमारे साथ कोऑपरेट करती। जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के तमाम एसओपीज को इशू करने के बावजूद, तमाम एहतियाती तदाबीर बताने के बावजूद, और लोगों से बार बार दरखास्त करने के बावजूद कि बिला जरूरत घर से ना निकलें, अशद जरूरत के तहत निकलें, आपने देखा है कि तमाम सड़कें, तमाम मंडियां, तमाम बाजार, तमाम ये जो मोहल्ले गलियां जितने हैं, वहां पर लोगों का बे इंतहा रश है। और कोई भी इस चीज को, हुकूमत की इस जो एसओपीज हैं और जो एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी अमल दरामद जो है वो अवाम करने को तैयार नहीं है, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो वबा जो है वो इस वक्त उसके फैलाव में तेजी आ रही है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवाम हुकूमत के बताए हुए एसओपीज के ऊपर अमल नहीं कर रही है, और बिल्कुल जो है वो बिला जरूरत जो है वो घरों से भी निकल रहे हैं। और जगह जगह के ऊपर मैं देखती हूँ कि बाजारों के अंदर अगर कोई ग्रोसरी करने आया है, तो मोटर बाइक के ऊपर छोटे छोटे बच्चे उन्होंने बिठाए होते हैं। इन लोगों को कम से कम ये चीज की समझ होनी चाहिए कि इस वक्त
हमें अपने बच्चों को महफूज रखना है, हमें अपने घरों को, अगर ग्रोसरी करनी है, घर का एक शख्स आए और वो आके घर का जरूरी सामान लेके चला जाए, जबकि देख हम ये रहे हैं कि रिक्शे भी भरे हुए हैं, रोड्स के ऊपर इस वक्त ट्रैफिक जैम्स भी है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि हुकूमत की पॉलिसी जो थी, अगर उस पर मनो अमल किया जाता तो वो उतनी ही इफेक्टिव होनी थी जितनी आप जिस किस्म का लॉकडाउन डॉक्टर्स हमसे मांग रहे हैं। डॉक्टर नौशीद, जैसे आपने खुद ये कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, गुर्बत की वजह से ये सख्त लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर साहबा ये जो टेस्ट है ये बहुत महंगा है। प्राइवेट लैब्स में जो टेस्ट है वो 8,000 9,000 रुपये एक बंदे से वसूल कर रहे हैं। अब गरीब आदमी जिसके 7 बच्चे 8 बच्चे हों या घर के 10 लोग हों, वो किस तरह करे? क्या हुकूमत इन टेस्टों को फ्री करने के हवाले से कोई पॉलिसी बना रही है या इस पर कोई गौर कर रही है? देखें, इस वक्त जब ये वबा शुरू हुई थी तो पहले दिन, जैसे मैंने आपको बताया, जब ये चाइना में आई थी और हम लोगों ने उसके बाद डायग्नोस्टिक किट्स जो थी वो अवेल की थी, तो उस वक्त पाकिस्तान में 3 हुकूमत लेबोरेटरीज जो हैं वो काम कर रही थी हुकूमती सतह पे। आज जो है इनकी तादाद बढ़ के 55 हो चुकी हुई है, और ये जितनी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं वहां पे ये टेस्ट जो है वो टोटली फ्री है। वो ना सिर्फ पेशेंट का टेस्ट करते हैं फ्री, बल्कि पेशेंट के साथ जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो उसकी फैमिली होती है या उसके साथ काम करने वाले या उसके महल्लेदार, यानी जिनके ऊपर शक होता है कि वो पेशेंट उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहा है, हुकूमत उन तमाम लोगों का टेस्ट जो है वो टोटली फ्री कर रही है। कुछ प्राइवेट लैब्स जो हैं वो इस टेस्ट को जरूर पैसे लेके कर रही हैं। उनमें से एक प्राइवेट लैब जो है उससे हुकूमत पंजाब ने बात की थी, और उन लोगों ने जो है वो हमसे ये कमिटमेंट की है कि वो जो एल्डरली लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके जो पहले 100 पेशेंट्स आया करेंगे उनको 50% डिस्काउंट देंगे। उसके अलावा बहरिया की लैब है, उन्होंने ये टेस्ट जो है ये 2,000 रुपये में किया है, मगर ये प्राइवेट लैब्स उनके लिए जो खुद से जाके कराना चाहते हैं, वरना हुकूमत की तमाम जितने भी फैसिलिटीज हैं वहां पर ये टेस्ट फ्री हो रहा है। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये कहा है कि ये जो सेहत का निज़ाम है ये तबकाती निज़ाम है, अशराफिया के लिए बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत महंगे हॉस्पिटल्स हैं। गरीब आदमी जो है वो तो उन हॉस्पिटल के सामने से गुजर भी नहीं सकता, उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। और जो सरकारी अस्पताल हैं वो मुझसे बेहतर आप जानती होंगी, यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत में आप देख लें, पोली क्लिनिक है, पिम्स है, यहाँ जो मरीजों के साथ जो सलूक किया जाता है, जो रश ज़्यादा है। तो ये जो तबकाती निज़ाम सेहत है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत क्या प्रोग्राम रखती है? देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त हॉस्पिटल्स की सतह पे बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत कमज़ोर है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो उस तरह के मयार के हॉस्पिटल्स जो सरकारी हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है। मगर मैं उसके बावजूद समझती हूँ कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग और बेहतरीन डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। सिर्फ सिस्टम्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है वो एक हॉस्पिटल रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको हमने आगे लेके चलना है। उसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग हो गई हुई है। इन तमाम हॉस्पिटल्स में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रिफॉर्म्स होंगे। डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी ड्यूटीज़ को, और जिस तरह से बाकी हॉस्पिटल का निज़ाम है उसके सिस्टम्स को बनाने के लिए इसके ऊपर सारी वर्किंग हो चुकी हुई है। जाहिर है थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही थी, जब भी आप किसी सिस्टम को छेड़ते हैं जो कि साल से बना हुआ होता है और उसमें बहुत सारे माफियाज भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के पास एक वाज़े रोड मैप मौजूद है हॉस्पिटल रिफॉर्म्स का, और वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये सूरत हाल बेहतर होती है उसके ऊपर जैसे पहले काम हो रहा था वो ज़्यादा तेज़ी से इंशाल्लाह ताला काम होगा। मगर इस वक्त जो है वो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त एक बहुत बड़ी वबा का सामना है, और इस वक्त हर चीज़ की प्रायोरिटी ये है कि हम किस तरीके से इस वबा को से निपट सकते हैं। डॉक्टर साहबा, कल एक केस सामने आया है कि कराची में एक डॉक्टर जो है उनको कोरोना हुआ और उनकी मिसेस उनको लेके हॉस्पिटल्स में फिरती रही। किसी हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया, दाखिल नहीं किया। किसी हॉस्पिटल में कहीं कहा गया है जी हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, कहीं कोई बहाने किए गए हैं, और किसी हॉस्पिटल ने उनको अपने पास जगह नहीं दी। बिला आखिर वो घर चले गए और वो दोनों मियाँ बीवी बेहोश हो गए, और डॉक्टर साहब जो हैं वो गुज़िश्ता रात जो हैं वो फौत हो गए हैं। तो ये कि इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत इमरजेंसी तौर पर, हंगामी तौर पर क्या इक़दाम कर रही है? जी, ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है कि कौम का मसीहा जो कि खुद लोगों की खिदमत कर रहा था
वो इस तरह से उनकी जान गई कि उनको आखिरी वक्त पे आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी फैसिलिटी नहीं मिली है। मैं समझती हूँ कि इस वाक़े की पूरी सख्ती से तहकीक होनी चाहिए कि इसमें कौन जिम्मेदारान थे कि एक इतने सीनियर डॉक्टर जो हैं उनको जो है इस तरीके से उनके साथ मिस हैंडलिंग हुई है। मगर इसके साथ साथ ये है कि जी डॉक्टर्स को क्या तमाम शहरी जो हैं और मगर समेत हमारे डॉक्टर्स के, क्योंकि वो हमारे इस वक्त फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनको उनकी हिफाजत करना और उनको लुक आफ्टर करना जो है वो इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। और इसके ऊपर बिल्कुल ये कि अब जिस तरह से ये जो प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं इनका भी एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है। लेवल 2 उसके लिए होता है जो कि इमीडिएट आईसीयू में सीरियस कोरोना पेशेंट्स को जो है वो डील कर रहे होते हैं। और वो ज़रा ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और ज़्यादा इफेक्टिव किस्म का प्रोटेक्टिव गियर होता है। और इससे पहले बाकी जो दूसरे शोबों में डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनको लेवल 1 की प्रोटेक्टिव गियर दी जा रही थी, मगर अभी कुछ दिन पहले ये डिसीजन एक हो चुका है कि अब हॉस्पिटल में काम करने वाले तमाम डॉक्टर्स को जो है वो लेवल 2 की ही प्रोटेक्टिव गियर दी जाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको महफूज रखा जा सके। और बाकी बिल्कुल डॉक्टर हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल बढ़ाई जा रही हैं। आईसीयू के बेड्स जो हैं उनकी काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, तमाम सूबों में तमाम हॉस्पिटल्स में मौजूद है। और मैं समझती हूँ कि अभी तक पेशेंट्स की तादाद उतनी नहीं हुई है कि हमारे आईसीयूज जो हैं वो ओवरफ्लो कर जाएं और वहाँ पर अभी कैपेसिटी ना हो। दुआ अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह करे कि इतना ज़्यादा अब जो बर्डन है वो पेशेंट्स का ना आए, मगर डेली बेसिस के ऊपर हुकूमत जो है वो इन कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है। और कुछ सेंटर्स जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए थे इधर पंजाब में, क्योंकि उस वक्त हमें यही था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा, पर अब जैसे जैसे क्वारंटीन उन लोगों के लिए होती है जिनमें बीमारी नहीं होती मगर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। और आइसोलेशन वार्ड्स वो होते हैं जहाँ पे जो कंफर्म्ड केसेस होते हैं उसके उन पेशेंट्स को वहाँ रखना होता है। तो इसलिए अब जैसे जैसे कंफर्म पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है तो अब हम लोग जो क्वारंटीन सेंटर्स थे उनको अब आइसोलेशन हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने की तैयारियां जारी हैं। और इंशाल्लाह ताला इस तरह भी बहुत बड़ी तादाद जो बेड्स की है वो पूल में आ जाएगी आइसोलेशन के लिए। डॉक्टर साहबा, जिन हॉस्पिटल्स ने डॉक्टर साहब को दाखिल नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई तहकीकात होगी कि इस किस्म का जो उन्होंने जुर्म किया है कि एक आदमी की जान चली गई है, इस बारे में हुकूमत ने कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाई है कि क्या करना है? जी, इसका बिल्कुल नोटिस ले लिया गया है और इसके लिए इंक्वायरी जो है वो कॉल कर दी गई है। और इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही जो है वो हकायक सामने आ जाएंगे और मैं समझती हूँ इन हकायक की रोशनी में हम आइंदा कोई भी इस किस्म का अनप्लेजेंट वाकया होने से रोक सकेंगे। जी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि इस वक्त जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है और पूरे मुल्क में वेंटिलेटर इस वक्त कितने हैं? देखिए जी, इस वक्त तकरीबन कोई 4000 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिसमें से 1500 वेंटिलेटर्स जो हैं वो टोटली कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए मुख्तस किए गए हैं। पर अभी मतलब है कि अल्लाह ताला के फजल से अभी इतने ये सारे के सारे वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड नहीं है। अभी ये इनमें कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। वो अनफॉर्चुनेटली शायद ये डॉक्टर साहब जिस हॉस्पिटल में गए, शायद आगा खान को उन्होंने अप्रोच किया या SIUT को अप्रोच किया, वहां पर शायद ये वेंटिलेटर्स उस वक्त शायद अवेलेबल नहीं थे आईसीयू में कोई बेड। मगर वैसे जनरली इस वक्त जो है वो अभी सीरियस पेशेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि हमारे तमाम वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएं। मगर जिस तरह से आपके इल्म में शायद होगा कि पाकिस्तान ने खुद भी वेंटिलेटर्स बनाने की कैपेसिटी जो है वो एक्वायर कर ली है और 4 मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज हैं उनको ये वेंटिलेटर्स जो हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं और उनके कुछ के क्लिनिकल ट्रायल आज 5 तारीख है, आज से शुरू होने हैं, कुछ के एक आध दिन पहले शुरू हो गए हैं। तो इस तरह लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं ये भी एक बहुत बड़ी तादाद में इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे हॉस्पिटल्स में। तो उम्मीद है कि हमें ये वाला मसला आइंदा नहीं फेस करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर साहब मुझे यहाँ ब्रेक का कह रहे हैं, या एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर साहब से फिर मजीद सेहत के हवाले से सवालात पूछेंगे। जी वेलकम बैक।
डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो 40 साल से लोग हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने तो ये रवायत कायम की है कि अपने इलाज के लिए तो वो अपने बच्चों के इलाज के लिए तो लंदन जाते रहे हैं और लंदन इलाज कराते रहे हैं। क्या पीटीआई की हुकूमत कोई ऐसा कानून ला रही है कि पाकिस्तान में तमाम सरकारी अफसरान और तमाम सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान में इलाज कराएं, ताकि ये जो अस्पतालों की हालत है ये बेहतर हो सके? जी देखिए जी, अभी तक इस किस्म का कोई कानून पाइपलाइन में तो नहीं है, मगर मैं समझती हूँ कि ऐसा कानून बिल्कुल होना चाहिए। और मगर इंशाल्लाह ताला जो हम लोगों का रोड मैप है जिसके ऊपर चल के हॉस्पिटल रिफॉर्म्स हम करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल्स खुद से इस तरह के हो जाएंगे कि इन लोगों का खुद ही दिल करेगा कि वो यहाँ के इलाज कराएं। मगर मैं इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि अभी कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर सरकारी अफसर जो हैं वो अपना इलाज कराते हैं, जैसे इस्लामाबाद में पॉली क्लिनिक है, पिम्स है। हमारे अपने एमएनएस जो हैं उनकी यहाँ पे सर्जरीज भी हुई हैं, उनके यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए उनके इलाज भी यहाँ होते रहे हैं, दिल की तकलीफ के लिए भी वो यहाँ एडमिट होते रहे हैं। तो इतने बुरे हालात नहीं है कि कोई वहां पर जा नहीं सकता है। बिल्कुल हमारे सरकारी अफसरान और हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो आज भी कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ से वो इलाज करवाते हैं। लेकिन मैडम साहबा, यहाँ ये देखा गया है जो ये पॉलिटिशियन की जो अशराफिया क्लास है वो तो सारी बाहर इलाज कराती है। कोई एमएनएस जो हैं कुछ या कुछ सरकारी मुलाजिम जो है वो यहाँ इलाज कराते होंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अशराफिया जो है वो तो ज़्यादातर बाहर कराती है। जो यहाँ 40 साल हुक्मरान रही है उनमें से किसी का आप नहीं बता सकती कि उन्होंने यहाँ इलाज कराया हो। जी बिल्कुल, मैं आपको ये आप बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जिन लोगों ने अपने भी यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, वो लोग भी जब उनको भी कोई जरूरत पड़ती है किसी छोटे से मामले की भी, तो वो भी बाहर जाते हैं। तो ऐसा ही है। मगर मैं तो आपको अपने लीडर के बारे में बता सकती हूँ कि इमरान खान साहब 2 दफा शदीद बीमार हुए थे। एक दफा जब वो एक जलसे के दौरान स्टेज से नीचे गिरे थे, उनको बहुत सिवियर इंजरीज आई थी, और एक दफा और उनकी एक सीरियस किस्म की सर्जरी हुई थी। दोनों दफा उन्होंने अपने बनाए हुए हॉस्पिटल में इलाज करवाया और वो वहां से माशाल्लाह से सेहतयाब होकर वापस आए थे। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये हुक्मरान जो हैं ये अपने लिए भी वही सोचें जो वो दूसरों के लिए सोचते हैं, तो इससे हालात बहुत बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल इस वक्त हमारे जितने भी पिछली हुकूमतों के जो सीनियर लीडरशिप है, उन लोगों को कोई छोटा सा मसला भी आता है तो वो बाहर की तरफ देखते हैं और बाहर जाते हैं, और उनको अपने हॉस्पिटलों पे ट्रस्ट नहीं है। तो मैं तो आपको पीटीआई का बता सकती हूँ कि हमारा लीडर जो है वो अपने बनाए हुए हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, और हमें उसके ऊपर पूरी तरह से एतमाद है कि उनका हॉस्पिटल सिस्टम्स इस तरह के हैं। और इंशाल्लाह ताला ये बाकी हॉस्पिटल्स भी जो सरकारी हैं वो उसी तर्ज के ऊपर उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे पास बहुत काबिल मौजूद हैं। मगर जब आप उनको सिस्टम्स नहीं देंगे, जब आप उनको वो इक्विपमेंट मुहैया नहीं करेंगे, जब आप उनको वो फैसिलिटीज नहीं देंगे, हॉस्पिटल का वो मयार नहीं होगा, तो वो डॉक्टर्स भी परफॉर्म नहीं कर सकते। पर इंशाल्लाह ताला पीटीआई गवर्नमेंट के लिए हेल्थ जो है वो एक मेजर प्रायोरिटी एजेंडा है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला काम पहले भी हो रहा था। कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये काम जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से निजात दे, तो फिर तेजी से जो है वो इन रिफॉर्म्स की तरफ जो है काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहबा, पूरे मुल्क में बुनियादी हेल्थ मराकज़ मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। हुकूमत वो बुनियादी जी हेल्थ मराकज़ जो है उनकी हालत बेहतर बनाने का कोई प्रोग्राम रखती है? जी जी बिल्कुल, इसके ऊपर ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि पंजाब में तकरीबन 2,500 के करीब जो हैं बेसिक हेल्थ यूनिट्स मौजूद हैं, और इससे पहले उनमें से बहुत सारे थे वो नॉन फंक्शनल थे, बल्कि बाज में गाय भैंसे बंधी होती थी, या वो वहाँ के जो लोकल जो पॉलिटिशियंस होते थे उन्होंने अपने मफाद के लिए उनको अपनी मर्जी की जगहों पे बनाया, जो कि आम पब्लिक के लिए इजीली एसेसिबल नहीं होते थे। तो ये तमाम इश्यूज जो थे ये हमारी नज़र में है, और हम समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का जो हेल्थ का एजेंडा है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे है। और प्राइमरी हेल्थ केयर वही होती है जो इन बेसिक हेल्थ यूनिट्स में और रूरल हेल्थ सेंटर्स में दी जाती है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो बीमारियां होती हैं, छोटी मोटी बीमारियां जो हैं, उनको आप बेसिक हेल्थ यूनिट के लेवल पर ही उनको डायग्नोज करके उनको ट्रीट कर देते हो। और फिर वो पेशेंट्स जो कि बर्डन उनका पड़ता था टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, यानी कि अब आप ये देखें कि अगर किसी को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है या किसी को
हल्का जुकाम खांसी बुखार है या उसके कोई पेट का उसको कोई गैस्ट्रोएंटाइटिस वगैरह है, तो वो लोग भी बड़े हॉस्पिटलों में जैसे पिम्स है, पॉली क्लिनिक है या मेयो हॉस्पिटल है, वहां जाया करते थे। और जो कैंसर के पेशेंट थे, जो हार्ट के पेशेंट्स थे, जो दूसरे सीरियस पेशेंट्स होते थे, उनको भी वो भी वहां जाते थे। तो उससे ये होता था कि जो सीरियस पेशेंट्स थे उनके लिए वहां पर स्पेस कम पड़ जाती थी, क्योंकि ये जो छोटी बीमारियों के जो लोग होते थे जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में एड्रेस हो सकती थी, उनका बर्डन भी वहां चला जाता था। और हम इसीलिए देखते थे कि हॉस्पिटलों में बेतहाशा रश होता था, और उनमें से मेजॉरिटी 60 to 70% पेशेंट्स वो होते हैं जो कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स में या रूरल हेल्थ सेंटर्स या मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में ट्रीट हो सकते थे। तो ये एक बड़ा क्लियर कट एक लाहे अमल बनाया जा रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट करने का, और इसका पूरा हमारी तैयारी है। और इसका मेन फोकस यही है कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया जाए, इसके अंदर कुछ मजीद फैसिलिटीज जो हैं वो ऐड की जाए। तो इसके ऊपर कुछ मॉडल बीएचयूज जो हैं, उसका इस्लामाबाद में भी एक बीएचयू का इफ्तिताह हो चुका हुआ है। इसी तरह से पंजाब में भी इसी मॉडल के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, और अब पहले से बीएचयूज की हालत जो है वो बेहतर है। मैडम को अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोरोना पर जिस तरह की इत्तफाक राय होना चाहिए था, जिस तरह के कौम को मुत्तहिद होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो उस तरह कौम को मुत्तहिद करने में नाकाम रहे हैं, और सूबों में और मरकज़ में कोई वो इत्तफाक राय नज़र नहीं आया। इस पर आप क्या कहेंगी? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो हेल्थ एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, और तमाम सूबों को इख्तियार है कि वो अपने मर्जी के फैसले हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर करें। अब ऐसे में जिस वक्त सूबों के पास ये इख्तियारात हैं, तो वफाक तो उनको सिर्फ एक एडवाइजरी दे सकता है, उनको गाइड कर सकता है। और जो वफाक का बेसिक रोल था कि हम इनको प्रोटेक्टिव गियर और डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह जो हैं वो हम इनको प्रोवाइड करें, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करें, वो काम जो है वो वफाक जो है वो पूरे तरीके से जो है मैं समझती हूँ अदा कर रहा है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे पास इस वक्त एक वहाँ पर इस्लामाबाद में जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, जिसके मेंबर तमाम सूबों के चारों वज़राए आला हैं, और उसको चेयर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करते हैं। और ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये कमेटी मीट करती है, और इसके अंदर चारों वज़राए आला से जो है उनका इनपुट लिया जाता है। उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी डिस्कस होते हैं, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो वफाक दे सकता है वो भी उनको दिया जाता है। और वहाँ वो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये तमाम वज़राए आला जो हैं वो अपना इनपुट दे सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं या अगर उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसपे उनको वज़ीर आज़म साहब के साथ सामने बात करनी चाहिए। ना कि जैसा से हम देख रहे हैं कि कुछ सूबों में वो बाद में जाके मीडिया के ऊपर वफाक के खिलाफ बातें की जाती हैं और एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि वफाक हमारी बात नहीं सुन रहा। तो एक तो ये प्लेटफॉर्म है, और दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो पार्लियामेंट के लेवल के ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है स्पीकर साहब की जेर सदारत, और उसके अंदर तमाम पार्टीज के, वो बलूचिस्तान की पार्टीज हैं, वो सिंध की पार्टीज हैं, वो केपीके की पार्टीज हैं, वो पंजाब की पार्टीज हैं, जितनी पार्टीज की पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है वो तमाम पार्टीज जो हैं उसके अंदर अपना इनपुट देती हैं, उनसे तजावीज़ ली जाती हैं, और वो तजावीज़ जो हैं वो आगे जो हमारा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पे वो पहुंचाई जाती हैं। और उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात उनके सूबों के हवाले से, उनको कोई किट्स की फरहमी में कोई मसला है, उनके हॉस्पिटल्स का कोई मसला है, वो तमाम उनको दिया जाते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त वफाक जो है मैं समझती हूँ कि जो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स इस वक्त जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के तहत हैं या वो हमारे इंडस्ट्रीज के मिनिस्ट्री के नीचे जो छोटे दुकानदार के पैकेज प्रोग्राम्स हैं, ये तमाम प्रोग्राम्स वो हैं जो कि तमाम चारों सूबों के अंदर यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव के कहाँ पर पीटीआई की या वफाक की हुकूमत है या नहीं है। ये तमाम सूबों के अंदर ये प्रोग्राम्स जो हैं वो जारी हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा एहसास प्रोग्राम के तहत तो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो 12,000 रुपया जो है वो औरतों को दिए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा डिस्पर्समेंट जो है वो सिंध में हुई है। तो मैं समझती हूँ कि वफाक जो है वो बड़ा एक इस वक्त माँ का किरदार अदा कर रहा है, और तमाम सूबों को जो है वो साथ लेके चल रहे हैं। तमाम सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में सारे सूबे ऑन बोर्ड हैं, गिलगित बल्तिस्तान, एजे के,
और उसके अलावा जितने भी हुकूमत के रिलीफ प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर भी तमाम सूबे जो हैं वो बराबरी के ऊपर जो है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको वो वफाक जो है वो तमाम चीज़ें मुहैया कर रही है। डॉक्टर साहबा, ये 18वीं तरमीम जो है, इस पर कई वुज़रा जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। क्या आप समझती हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की ज़रूरत है या इसमें कोई तरमीम लाने की ज़रूरत है? नहीं, देखें जी, कोई भी कानून साजी जो होती है वो हतमी नहीं होती है। जब वक्त गुजरता है तो उसका कानून साजी के प्लस पॉइंट्स और उसके कुछ वीकनेसेस होती हैं वो सामने आती जाती हैं। इसी तरह 18वीं तरमीम के अंदर बहुत सारी वीकनेसेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और जिसकी वजह से, क्योंकि इस वक्त जब हम एक नेशनल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हुई है, तो ऐसे में हमें नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होने वाली हैं, क्योंकि आपकी किसी चीज़ की टेस्टिंग उसी वक्त होती है जब कोई नेशनल इमरजेंसी या नेशनल कैलेमिटी की सूरत में आपको वीकनेसेस सामने आती हैं। तो इसके ऊपर जरूर कुछ वज़रा आला ने बात की है कि 18वीं तरमीम में कुछ कमजोरियां हैं जिनको रिविजिट करने की जरूरत है, कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है। तो जाहिर है जब वक्त आएगा तो ये तमाम चीजें जो है ये बाहमी मुशावरत के साथ ही होंगी। तो क्या हुकूमत ने इस हवाले से अपोजिशन को कोई एतमाद में लेने का फैसला किया है कि इस अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए 18वीं तरमीम के हवाले से? जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 18वीं तरमीम में जो अमेंडमेंट्स होंगी वो भी जाहिर है पार्लियामेंट के थ्रू होंगी, और पार्लियामेंट जो है उसमें इस वक्त तमाम पार्टीज की जो है वो रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, और ऑपोजिशन की मुशावरत के बगैर तो ये पॉसिबल भी नहीं होता। मगर इस वक्त तो इसका बस एक मतलब जिक्र ही हुआ है कि इसमें कमजोरियां नजर आ रही हैं। जब इसमें वाकई कोई काम होना होगा और अल्लाह करे कि ये वबा हमारे मुल्क से जल्द खत्म हो, तो फिर ये कानून साजी वगैरह का अमल जब दोबारा शुरू होगा तो बिल्कुल ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि अब सेहत का बजट आने वाला है, अब बजट पेश किया जाएगा अगले महीने में, तो ये ज़रा बताएं कि कोरोना के बाद जो बजट होगा उसमें सेहत के हवाले से अब हुकूमत क्या कुछ करना चाहती है, ज़रा वो भी हमारे नाज़रीन को बता दें। लेकिन जी, अब जिस तरह से मैंने आपसे अभी कहा है कि बहुत सारी इस वबा के अंदर हमारी वीकनेसेस जो हैं वो खुल के सामने आई हैं, और ये जो पोस्ट कोविड-19 जो ज़माना होगा वो एक बहुत मुश्किल ज़माना होगा, क्योंकि इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लग चुका हुआ है, और दोबारा से अब उसको दोबारा अपने पैरों पे खड़े करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमें मतलब है कि ज़ाहिर है सेहत के हवाले से भी बहुत सारे काम नए करने होंगे, इकोनॉमी के हवाले से भी, लोगों को रोजगार मुहैया करने के हवाले से भी, मईशत का पहिया दोबारा चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को दोबारा फाल करने के लिए, तो ये बहुत सारे इकदाम हैं। तो वो इनके ऊपर जाहिर है बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा गौर फिक्र की जरूरत है कि ये पोस्ट कोविड-19 का जमाना जो होगा वो एक बड़ा मुश्किल टाइम होगा, और मैं समझती हूँ कि इसमें हम सबको मिलजुल कर एफर्ट करना होगा, तो फिर हम इसके जो ये अपने पीछे असरात छोड़ जाएगा उसमें से निकलने में टाइम लगेगा। डॉक्टर नौशीन, क्या हुकूमत जो है वो नए हॉस्पिटल बनाने और डॉक्टरों को मुलाजमतें देने का भी कोई प्रोग्राम रखती है? अगर ऐसा प्रोग्राम है तो ज़रा वो बताएं कि क्या फ्रेमवर्क है हुकूमत के पास? लेकिन जी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस वक्त पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बन रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गायनी के और बच्चों के लिए जो होते हैं, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल्स जो हैं, और अतफाल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ये बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। 3-4 हॉस्पिटल्स तो इस्लामाबाद में भी बन रहे हैं, और उसके अलावा पूरे पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स की जो है कईयों का इफ्तिताह कर दिया है, कईयों का होने वाला है। तो नए हॉस्पिटल्स तो जाहिर है हमारे मुल्क की जरूरत है, मगर उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जो हमारी बेसिक हेल्थ यूनिट्स और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको जो बहुत ज्यादा फाल किया जा रहा है, उससे बड़े हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। मगर नए हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, और जाहिर है जब नए हॉस्पिटल्स बनेंगे तो उनको चलाने के लिए डॉक्टर्स की भी मजीद जरूरत होगी, मजीद पैरामेडिक्स की जरूरत होगी। नर्सिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है, नर्सिंग का स्टेटस बेहतर करने के लिए, नर्सिंग की क्वालिटी बेहतर करने के लिए वफाकी हुकूमत ने बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी नर्सिंग का डिप्लोमा होता था, जो मैट्रिक के बाद बच्चियां करती थी और फिर नर्सेज बनती थी, उसका मयार जो था वो इतना बेहतर नहीं था। तो अब वो डिप्लोमा जो है वो अब उसको आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म कर रहे हैं। 2018 के बाद उसमें मजीद एडमिशन्स नहीं कर रहे, और अब नर्सिंग जो है वो एक बीएससी के लेवल की नर्सिंग होगी, जो कि इंटर के बाद 4 साल का कोर्स होगा।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सेहत का मयार जो है, क्योंकि हमारी नर्सेज बेहतर क्वालिफाइड होंगी, बेहतर क्वालिफिकेशंस, बेहतर ट्रेनिंग के साथ आएंगी, और नर्सेज हमेशा किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन होती हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला नर्सिंग के शोबे को भी ऊपर उठाया जा रहा है, और जाहिर है डॉक्टर्स तो और हमें चाहिए ही होंगे जब नए हॉस्पिटल्स बनेंगे। डॉक्टर साहबा, मुस्लिम लीग नून ये मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि पंजाब में जो नए हॉस्पिटल के मंसूबे डॉक्टर यास्मीन राशिद इफ्तिताह कर रही है, ये तो सारे शहबाज शरीफ के ज़माने के बनाए हुए हैं। पीटीआई के पास तो कोई मंसूबा नया नहीं है। देखिए, इस तरह की बात नहीं है, मगर दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं, उन पे पेपर वर्क हुआ होता है। मगर मैं बहुत सारे ऐसे मंसूबों को भी जानती हूँ जो कि पीएमएलएन ने बनाए, उनके ऊपर पेपर वर्क हुआ और फिर वो डीप फ्रीजर में चले गए, उसके बाद उनके ऊपर बहुत सालों से कोई काम नहीं हुआ। तो अब मौजूदा हुकूमत जो है वो जाहिर है उन सारे सूबों को रिवाइव कर रही है। जाहिर है वही शहर हैं, वही इलाके हैं, वहीं पर ही बनने हैं। तो असल तो बात ये होती है कि कौन उनको आगे लेके चलता है, कौन उनको अमली जामा पहनाता है। तो जो ये इनमें से बहुत सारे मंसूबे हो सकता है कि ऐसे हों जो कि पीएमएलएन ने भी उनके ऊपर कोई पेपर वर्क किया हो, मगर उनके ऊपर प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हुआ था, जो कि अब मौजूदा हुकूमत कर रही है। डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि ये अब कोरोना की जो सूरत हाल हमने देखी, ये सारी सूरत हाल, फिर हॉस्पिटल्स का भी आपने बताया कि नए बनेंगे, लेकिन अभी जो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या सास प्रोग्राम के तहत, उसमें ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोग हजूम जमा कर लेते हैं। तो उससे तो कोरोना ज़्यादा, कोई एक पेशेंट आ जाए कोरोना वाला उसमें, तो वो सारे के सारे मुतासरीन हो जाएंगे। उसको रोकने के लिए हुकूमत कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं सामने आ रही है हुकूमत की जानिब से। देखें, कुछ सेंटर्स पे ये इशू ज़रूर हुआ है, मगर आप देखें कि ज़्यादातर सेंटर्स के अंदर वो जो समाजी फासला रखना होता है, उन तमाम एसओपीज को फॉलो किया गया है। मैंने खुद भी कुछ सेंटर्स विजिट किए हैं, बिल्कुल फासले के ऊपर कुर्सियां रख के लोगों को बिठाया गया है, और एक एक बंदे को अंदर बुलाया जाता है कमरे में जहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों को बिल्कुल हर चीज़ को, कारोबार ज़िंदगी को रोक नहीं सकते, मगर ये वायरस जो है ये बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है अगर हम समाजी फासलों का जो है उसका ख्याल रखें। तो कुछ सेंटर्स में इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो वो कसूर लोकल इंतजामिया का है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पर उसकी जिम्मेदार थी उनका है। मगर उसका ये मतलब नहीं कि ये प्रोग्राम गलत है या इस प्रोग्राम को हम इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ इसके ऊपर जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है, और बिल्कुल समाजी फासला रखते हुए ये प्रोग्राम कामयाबी से चल सकता है। डॉक्टर नौशीन, ये जो नादरा पे फिंगर वेरिफिकेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहाँ भी लोगों की रश लगी हुई है और वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल है। वहाँ भी नादरा हुकाम जो है वो कुछ इंतजामात करने में, लोगों में फासला रखने में तो बुरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। देखिए, इसके अंदर मैं समझती हूँ कि हमारी कौम में भी थोड़ी सी बेसब्री है, और लोग जो हैं वो नादरा के ऑफिस के बाहर मैंने खुद देखा है कि उन्होंने निशान बनाए हुए हैं कि इतने इतने फासले के ऊपर आप लोग खड़े हों। अगर लोग उन हदायत के ऊपर अमल करें तो ये इश्यूज ना हो। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि इश्यूज इसीलिए आ रहे हैं कि लोग हदायत पे अमल नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ थी डॉक्टर नौशीन, जिन्होंने सारी सूरत हाल बताई कि कोरोना की क्या सूरत हाल है और कोरोना के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और इससे लगता है कि हुकूमत पोस्ट कोरोना जो है वो बहुत हंगामी तौर पर सेहत के हवाले से, सेहत के शोबे में बेहतर इकदाम करेगी। जी, इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।